ये फिजिकल का टॉपिक है और ये 12th में पढ़ना होता है। साथ साथ इससे जेई में भी क्वेश्चंस रहते हैं और नीट में भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसानी से क्वेश्चंस यहाँ से पकड़ा सकता है। तो केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली हम लोग स्टडी क्या करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या चीजों को पढ़ना होगा ताकि आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। देखो केमिकल काइनेटिक्स में हमको पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, हाँ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जानना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जानना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जानना है और nth ऑर्डर रिएक्शन जानना है। ऐसे एनसीईआरटी में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन हम nth ऑर्डर सीख लेंगे तो किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं। इनका वैल्यू चेंज करेंगे, आपका वैल्यू चेंज होते चला जाएगा। और इसमें पढ़ना है अरहेनियस इक्वेशन पढ़ना है, हाँ कोलिजन थ्योरी पढ़ना है, इतना सारा टॉपिक इसमें पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स में इस बात को हम लोग को स्टडी करना। तो आज हम लोग किस बात से स्टार्ट करते हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं बात को। अगर केमिकल काइनेटिक्स में पूछे कि क्या होता है तो हम लोग बोलते हैं कि इस यूनिट में, इन दिस यूनिट बी स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग देम, इसके बारे में स्टडी करना है। कौन कौन से फैक्टर उसके रेट को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, डी बाई डी टी बोलते हैं। ऐसा रेट का मतलब होता है डी बाई डी टी, मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज होगा उसी को रेट बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग ऐसे बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन अगर करने को बोलेंगे क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, आप बोलोगे चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का ये साइन होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, ये होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। जैसे कोई रिएक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं, ए से जा रहा है बी, क्लियर, ए से जा रहा है बी में, T इक्वल टू 0 पे मैंने शुरुआत में अगर इसका कंसंट्रेशन का बात करें, कंसंट्रेशन का सिंबल ये होता है और इसको हम बोलते हैं NYV, मैंने मोल पर लीटर इसका यूनिट होगा। तो T इक्वल टू 0 पे अगर इसका कंसंट्रेशन को हम मान लेते हैं कि 10 मोल पर लीटर है, तो शुरू में प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो T इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट 0 हो जाता है। T इक्वल टू 0 पे कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, और T इक्वल टू T मैंने कुछ समय के बाद में अगर हम बात करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन कुछ घटेगा, इसका मतलब हो जाएगा अगर ये हो गया 3 मोल पर लीटर और ये वाला कंसम जितना ये जो बचा होगा वो उधर चला जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा, तो ये इतना बच गया है ना। तो यहाँ से हम बोलेंगे रेट बराबर क्या हो जाएगा, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाई टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। रिएक्टेंट का मतलब होगा 10 में से 3 जाएगा मीन्स हो जाएगा 7, और वाई टाइम टेकन फॉर दैट चेंज मीन्स हो जाएगा 20। 10 में से 3 गया 7 और y20 आ जाएगा, मीन्स हम बोलेंगे 7/20 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऐसा हो गया है ना। चेंज इन कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा 10, चेंज का मतलब होता है यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं इस टाइप से, चेंज का मतलब होगा, चेंज का मतलब हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं 3 - 10, तो 3 - 10 y20 मीन्स -7/20 आ जाएगा, -7/20 आ जाएगा। अच्छा इसके बाद देखो प्रोडक्ट के लिए अगर हम बात करेंगे, हम बोलेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हो गया 7 - 0/20 आ जाएगा, मीन्स बोल देंगे 7/20 मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना, ये आ गया। अब आप ये यहाँ पे ऑब्जर्व फील करिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मींस हो जाएगा -7/20 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 7 - 0 आ जाएगा, मींस +7/20 मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। इस तरीका से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे निगेटिव साइन है, मींस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब होगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा।
इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है जितना घटेगा उतना ही बढ़ेगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, डिसअपियरेंस मींस इसका घट रहा है, और इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। मींस हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस जो होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, और हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को ही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। जितना प्रोडक्ट बढ़ेगा और जितना रिएक्टेंट घटेगा उसी को हम बोल देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यहां से हम लोग बेसिक बात ये कंक्लूजन में ले लिए। नाउ अब इसके बाद आपको हम बताते हैं रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, रेट एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग होता है। अच्छा एक बात और, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा? तो रेट किसको बोलते हैं? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या तो रिएक्टेंट का या तो प्रोडक्ट का। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट हो जाएगा। किसका यूनिट हो जाएगा? वो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग आगे ऑब्जर्व करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। तो देखो कोई रिएक्शन आप कंसिडर कर लो, A प्लस BB प्लस CC, ये दे रहा है DD प्लस E, ऐसा है। ये स्मॉल जो है वो इसका कोफिशिएंट है। तो आप इसका रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे जो देखिएगा, कोफिशिएंट को नीचे लाते हैं। एकदम तरीका सीख लीजिए, एकदम कभी नहीं भूलिएगा। कोफिशिएंट को नीचे लाना है तो 1/A, और रेट का मतलब होता है DA/dt, जिसके लिए काम करेंगे। रिएक्टेंट है तो घटेगा, ये भी हो गया। -1/B चूंकि रिएक्टेंट में है dV/dt इज इक्वल्स टू, रिएक्टेंट के लिए निगेटिव और कोफिशिएंट को नीचे लाना होता है, और dC/dt। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके लिए क्या होगा बाबू, तो -1/D dd/dt, नहीं माइनस नहीं लेंगे यहाँ पे, चूंकि ये प्रोडक्ट में आ गया तो प्रोडक्ट में आ गया तो प्लस लेंगे। रिएक्टेंट में था, इधर वाला को बोलेंगे रिएक्टेंट है, इधर वाला को बोलेंगे प्रोडक्ट। इक्वेशन आपको दिया रहेगा। रेट एक्सप्रेशन सिर्फ हम सिखा रहे हैं कि कैसे लिखते हैं। इज इक्वल्स टू +1/E dE/dt, या ये रेट एक्सप्रेशन हो गया इस इक्वेशन का। अगर आपको पास इक्वेशन ये रहे N2 + 3H2 और ये देगा 2NH3, इसके लिए लिखना होगा रेट एक्सप्रेशन। क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ रिएक्टेंट में ये है तो -1/1 dN2/dt इज इक्वल्स टू -1/3 dH2/dt इज इक्वल्स टू, प्लस प्रोडक्ट आ गया तो प्लस dNH3/dt, ऐसा हो गया। ये आ गया रेट एक्सप्रेशन इस इक्वेशन का। अगर आपको कोई ऐसा इक्वेशन दे दे 2A + 3B, ये दे रहा है ½ C + 2D, तो रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? R इज इक्वल टू -½ dA/dt इज इक्वल टू -1/3 dV/dt। अब यहां पे प्लस 1/1/2 और dC/dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 dd/dt। क्लियर? इस तरीका से ये इक्वेशन को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और रेट एक्सप्रेशन ऐसे ही लिखते हैं। आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, सिर्फ ऐसे ध्यान देना है कि रिएक्टेंट के लिए निगेटिव लेते हैं, कोफिशिएंट को 1/, रखते हैं। प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव लेंगे और कोफिशिएंट को 1/, तो जैसे यहाँ पे 1/2 था तो 1/2 करेंगे, यहाँ पे 2 आगे चला आएगा। इस तरीका से आप रेट एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। रेट एक्सप्रेशन लिखने का ये तरीका है, आप इसको ऑब्जर्व करोगे। रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट ये वाला है, ये वाला टर्म रिएक्टेंट है और ये वाला टर्म क्या है? वो प्रोडक्ट है। रेट कैसे लिखेंगे? रेट एक्सप्रेशन हम लिखना चाह रहे हैं। आपको पता था, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगा
और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा। अब यहाँ पे हम कोफिशिएंट को 1 लिखते हैं, तो -1/a dA/dt इज इक्वल्स टू, सब में प्लस बराबर का साइन देना होगा क्योंकि अब इसके लिए काम कर रहे हैं, तो -1/v dV/dt -1/c dC/dt और यहाँ पे लिखेंगे +1, चूंकि ये प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट तो बढ़ता है ना, तो +1/d dd/dt और +1/e dE/dt। इस तरीका से ये रेट एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा और हम लोग इस तरीका से रेट एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसमें पूछ क्या रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोल दिया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इतना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस को आप देखोगे, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये इक्वेशन दे दिया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट जैसे ही बोला तो dy/dt लिख दीजिए, डिसअपीयरेंस बोल दिया तो नेगेटिव लगा दीजिए, और b के लिए बात कर रहा तो dV/dt का वैल्यू दे दिया 2.5 × 10⁻⁻² दे दिया। ये यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब बोल रहा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आप यहां से लिख दो R बराबर क्या होता है -1/2 dA/dt, और हम लिख सकते हैं -1/1, इसका कोफिशिएंट है 1 dV/dt, और हम बता सकते हैं बाबू इसके लिए +1/2 dd/dt, और हम बता सकते हैं +1/3 dC/dt, ऐसा कुछ हो गया। अब यहाँ पे ये R बराबर समथिंग हम ये बोल सकते हैं, R बराबर हम बोलेंगे -dV/dt, और इसका वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, तो 2.5 × 10⁻⁻², ये गिवन है। अब यहाँ पे बोल रहे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी का फॉर्मेशन क्या होगा, तो R बराबर हम क्या कह सकते हैं, जो देख लीजिए आप वहां से, बराबर तो है ही सब, R बराबर हम बोल सकते हैं 1/3 dC/dt कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अब R का वैल्यू आपको गिवन है 2.5 × 10⁻⁻² और इंटू 3 कर देंगे इक्वल्स टू dC/dt, और यहाँ प्लस साइन है यानी इसका फॉर्मेशन हो रहा है, और ये हम कह सकते हैं 7.5 × 10⁻⁻², इसका आंसर हो जाएगा। मींस इस वाला वैल्यू का आंसर हो जाएगा 7.5 × 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीका से ये क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते थे, इस क्वेश्चंस का यही मीनिंग था। अब इसके बाद आपको हम बताएंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखते हैं, इसका चर्चा थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होता है, डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होता है, इसका हम चर्चा करते हैं। तो हम लोग इक्वेशन मान लिए a + bb + cc ये दे रहा dd + e, और यहाँ पर रेट हम कैसे लिखेंगे, तो रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन मींस क्या, a के पावर अल्फा, b के पावर बीटा एंड c के पावर गामा। हम बोल सकते हैं कि रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर्ड विथ कोफिशिएंट, नहीं कोफिशिएंट नहीं बोल सकते हैं, पावर्ड विथ एनी वैल्यू अल्फा बीटा गामा, एंड अल्फा बीटा गामा का वैल्यू, अल्फा को बोलते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, बीटा को बोलते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, एंड गामा को बोलते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सी। जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे कांस्टेंट लगा देते हैं कि इस के को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट है, या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, या वेलोसिटी कांस्टेंट है। अल्फा बीटा गामा को हम बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अल्फा बीटा गामा को हम बोलेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ, इस तरीका से हम ये बात कर सकते हैं। के को कैसे निकालेंगे, के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका हम चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पे एक नया वर्ड आया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर किसको बोलते हैं उसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं अल्फा जो होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, बीटा जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। पता नहीं होता है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा, बीटा का वैल्यू क्या होगा, गामा का वैल्यू क्या होगा। ये एक्सपेरिमेंट से निकलता है कि हमको बता दिया जाता है कि ये वाला जो है 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, जो भी होगा वो गिवन होता है। तो हम बोल सकते हैं ऑर्डर के बारे में इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, उसको एक्सपेरिमेंट से ही हम पता कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन से नहीं आता है। अल्फा बीटा गामा फिक्स होता है जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है।
उसके बाद बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। कुछ भी कहने का मतलब क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो सकता है वो जीरो, इंटीजर और फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। इंटीजर कहने का मतलब वो प्लस क्वांटिटी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इसके बाद ये भी बोल सकते हैं कि ऑर्डर और इसका कोफिशिएंट में कोई रिलेशन नहीं होता है। ऑर्डर जो होता है और इसका कोफिशिएंट माने अल्फा और ए में कोई रिलेशन नहीं होगा, बीटा और बी में कोई रिलेशन नहीं होगा, गामा और सी में कोई रिलेशन नहीं होगा। ये कभी बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। फिर से सुन लेते हैं क्या क्या बात बोले थे। डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखते हैं, तो हम बोलते हैं कि जो रिएक्शन गिवन होगा उसका रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ रिएक्टेंट में तीन चीज था तो तीनों के कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ए के पावर अल्फा लगा रहा है, बी के पावर बीटा एंड सी के पावर गामा लगा रहा है। जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे कांस्टेंट लगा देते हैं, के को बोल देते हैं रेट कांस्टेंट है, और अल्फा बीटा गामा को हम बोल देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अल्फा बीटा गामा का सम जो हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ऑर्डर के बारे में हम क्या क्या बोले सुन लीजिए। ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली निकलता है। ऑर्डर जो और कोफिशिएंट में कोई रिलेशन नहीं होता है, ये कभी बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और तीसरा बात ये बोले कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी कहने का मतलब जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे ये इक्वेशन दिया रहता है, रेट ला एक्सप्रेशन दे देता है k इंटू ए के पावर हाफ और b के पावर 2 दे देता है। इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो दोनों पावर को क्या करते ऐड कर देते। अगर ये वाला दिया रहता r बराबर k इंटू ए के पावर माइनस हाफ, b के पावर 2 और c के पावर 0 दिया रहता है। इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम बोलते हैं, -1 + 2 और 0 मीन्स 1 आ जाएगा, है ना। इस तरीका से इक्वेशन का हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस तरीका से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का ये तरीका है, इसको हम लोग ऑब्जर्व ऐसे करेंगे। नाउ इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका यूनिट देखेंगे कि रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको ऑब्जर्व करेंगे।